हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आरबीआई ने रेट कट कर रहा है उससे लोन और क्रेडिट ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट सेकंड, उसका इम्पैक्ट हमारी इंडिविजुअल लाइफ पे क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है वो अभी की रिसेंट की है, 20 जुलाई 2025, मतलब आज की है, कि आरबीआई जो बैंकिंग सिस्टम में अपना फंड इन्व्यूज़ कर रहा है उससे लोन ग्रोथ नहीं हो रही है ना। यहाँ आप इसकी न्यूज़ देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, कई लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ मनी इंट्रोड्यूस किया है बैंकिंग सिस्टम में। लेकिन इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ हैज़ ऑलमोस्ट हाफ फ्रॉम द मिडिल ऑफ 2024। सबसे पहले तीन चीज़ें समझते हैं कि आरबीआई रेट कट क्यों करता है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, और इसका लोन ग्रोथ से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आरबीआई क्या करता है, रेट कट क्यों करता है। देखिए, आरबीआई जो है वो रेट कट जब करता है कि वो जो बैंक्स को लोन देता है उसकी रेट को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि बैंक्स जो नेक्स्ट बैंक्स लोन देते हैं कंज्यूमर्स को या इंडिविजुअल्स को, पर्सनस को या बिजनेसेस को, उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि लोन सस्ता हो जाता है। जब लोन सस्ता होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं, इंडिविजुअल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, एग्रीकल्चर लोन हो गया, ठीक है, बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेते हैं। उससे क्या होता है कि इनकम सॉरी इकनॉमी बूस्ट होती है, इकनॉमी में एक्सपैंड होती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं और नई नई फैक्ट्रीज लगाते हैं लोग। लेकिन उल्टा हुआ, आरबीआई इतने सारे रेट कट, आरबीआई ने रेट कट तो किया लेकिन क्या हुआ, क्रेडिट लोन नहीं बढ़ा। ठीक है, तो उसके क्या रीजंस हैं। पहला, कि जो इकनॉमी है वो शायद सही से उसका डीपर एनालिसिस आरबीआई ने नहीं किया कि क्यों जो क्रेडिट ग्रोथ जो हो नहीं रही है, लोन ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी कि आरबीआई ने रेट कट नहीं किया था इसलिए। उसके कई और रीजंस हैं। जैसे बिजनेस जो हैं वो हेजिडेंट हैं कि हम पैसे लेंगे और अपनी फैक्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज लगाएं, नए प्लांट्स लगाएं, और डिमांड तो लेकिन दिख नहीं रही है उन्हें। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, टेक लोन्स टू इंडस्ट्री फॉर इंस्टेंस विच showed a growth of just 4.9% year on year at the end of May, डाउन फ्रॉम 6.7% अप्रैल में और 8.9% एक साल से पहले के अभी तक में। आप देख सकते हैं कितना डाउन दिख रहा है जो इंडस्ट्री लोन ले रही है। तो वो हो गया। कंज्यूमर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉन फूड क्रेडिट एक्सटेंड या बैंक सब 9.8%, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो भी नहीं ले रहे हैं लोन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी का डर हो सकता है, इन्फ्लेशन का डर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से इंडिविजुअल लोन नहीं ले रहा है। और बिजनेसेस तो लोन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको डिमांड नहीं दिख रही है, इसलिए वो लोन नहीं ले रहे हैं। ग्लोबल कंसर्न इतना ज़्यादा है। ठीक है, ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल सप्लाई, ट्रंप के इस समय बहुत सारी सिचुएशंस ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वो भी एक रीज़न है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं जिस वजह से क्या हो रहा है कि लोन की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे और इसके डीप एनालिसिस में अगर हम जाएं तो क्या है कि लोगों को इस समय भरोसा नहीं हो रहा है इकनॉमी पे। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है इकनॉमी पे कि इकनॉमी इस समय किस टर्न होगी, ग्रोथ की मोड में जाएगी या डी ग्रोथ के मोड में जाएगी। क्योंकि अगर ग्रोथ के मोड में जानी है, अगर उनको भरोसा होगा तो वो लोन लेते, पर नहीं ले रहे हैं। चीप मनी अवेलेबल है, वो तब भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें जेपी मॉर्गन ने स्टेटमेंट दिया कि लिक्विडिटी सरप्लस की सिचुएशन, जो लिक्विडिटी सरप्लस है वो वेस्ट हो रहा है, वेस्टेड लिक्विडिटी सरप्लस हो रहा है, मतलब एक लिक्विडिटी ट्रैप बन रहा है। जब क्या होता है कि अगर कोई किसी इकनॉमी में लोग सेव करने लगें, इस डर से इन्वेस्ट ना करें बल्कि सेविंग के मूड में आ जाएं कि इकनॉमी एक्सपेंड नहीं हो रही है, तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट को कम करते जाएंगे, सेविंग को बढ़ाते चले जाएंगे। उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक साइकिल बन गया। लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है, लोग सेव कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट निकालते चले जा रहे हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी, तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। उससे क्या होता है, इकोनॉमी और स्लो होती चली जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस वो भी निकल निकल के सेविंग की ओर जा रहा है। तो ये सिचुएशन बनने से को लिक्विडिटी ट्रैप में फंसने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं कि लोन की जो ग्रोथ है अक्रॉस सेक्टर्स किस तरीके से है, सब डाउनवर्ड फॉल दिख रहा है आपको। 5 2024 से लेकर 5 2025 तक का एक साल का फिगर है। अब इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं, जिसके सॉल्यूशन मतलब अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी से अगर अफेक्टिवली सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं रेट कट से इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो फिर गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो स्टेप इन कर सकती है, तो उसमें रिफॉर्म्स होंगे कई सारे। अगर स्टेप इन करना है उसमें दो ऑप्शंस हैं। पहला कि रिफॉर्म्स किए जाएँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएँ। वो क्या हो गया, लेबर रिफॉर्म करना, लैंड रिफॉर्म करना। ठीक है, जो बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होना बिजनेस में, गूंस का इन्वॉल्वमेंट होना, वो सब हटे। ठीक है, दूसरा, एक चीज़ और समझ में आ गई है कि
जो रेट कट है आरबीआई को समझ में आएगा कि रेट कट है वो कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि वो चलाइए और इकोनॉमी ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया गवर्नमेंट का पहला ऑप्शन जो मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, जो कि बहुत पॉलिटिकल है और इन नियर फ्यूचर ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, ठीक है। गवर्नमेंट ज़्यादा रोड बनाने लगती है, ब्रिज बनाती है, गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादातर कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है। आप बहुत सारे ब्रिजेस, मेट्रो, रेलवे लाइन्स, ये सब में गवर्नमेंट क्या करती है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, फिजिकल स्टिमुलस मिलता है और ग्रोथ पिकअप करने लगती है। अब इन सिचुएशंस में, जब सिचुएशन ऐसी चल रही है, हम देख रहे हैं कि क्या इकनॉमी किस तरफ जाएगी, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, बिजनेसमैन लोन नहीं ले रहे हैं, इंडस्ट्री लोन नहीं ले रही है, तो कुछ तो इकनॉमी में चल रहा होगा सिचुएशन इस तरह की कि जिसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एज एन इंडिविजुअल हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हम अपना इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें। पहला कि हमें इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, ठीक है। तो कई लोग जो इंडस्ट्री हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते, वेल्थ को बचाना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इवन फिक्स डिपॉजिट में भी पैसे डाल के रखते हैं, है ना। तो इमरजेंसी के लिए कि हमारी जो वेल्थ है वो बची रहे, एटलीस्ट वो ना कम हो जाए, तो ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर उसके बावजूद कोई इक्विटी में जाना ही चाहता है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कुछ सिलेक्टिव थीम्स में जाए, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स में जाए, जैसे आईटीसी हो गया। ये जो प्रोडक्ट बना रही है वो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, जिनको यूज़ करना लोग बंद नहीं करेंगे, जो लोग करते ही करते हैं। सुबह आप कॉलगेट यूज़ कर रहे हैं या कोई और टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, एनी यूज़ कर रहे हैं, एनी मतलब कोई भी ब्रांड का कर रहे हैं आप यूज़, तो वो आप करेंगे ही करेंगे। आप सोप यूज़ करना छोड़ेंगे नहीं, आप जो खा पी रहे हैं वो नहीं छोड़ सकते। आप कम कर सकते हैं, कुछ एग्जॉटिक या बहुत महंगी चीज़ें नहीं लेंगे, बट जो रेगुलर है वो तो आपको करना ही है, वो यूज़ करेंगी। एक हो गई HUL जो कंपनी है, वो भी बहुत ज़्यादा FMCG की बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छे रिटर्न भी दे रही है, अच्छा प्राइस लेवल पर भी अवेलेबल है ना। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें जा सकते हैं इनकी कंपनीज में। दूसरा, हम अगर बात करें कि फार्मा और हेल्थ केयर, लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है, बल्कि इकोनॉमी के लिए लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उस सेक्टर में भी जा सकते हैं। उस सेक्टर की एक कंपनी है पिरामल फार्मा, बहुत अच्छी कंपनी लगी मुझे। मैंने इसमें बहुत पहले इन्वेस्ट किया हुआ था और अच्छा इसमें मनी भी बनाया था, और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हाई रेट पर नहीं चल रहा है, मतलब अभी भी प्राइस बुक वैल्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये शेयर, और काफ़ी अच्छी इसकी मार्केट कैप भी है, और ठीक मतलब इसकी एनालिसिस की जा सकती है कि एक इन्वेस्ट करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर लोन रेट कम है तो कौन लो, अगर इंडस्ट्री नहीं ले रही है, कंज्यूमर्स नहीं ले रहे हैं, बट अगर रियल इस्टेट को देखा जाए तो वो बहुत तेज़ी में ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम में रियल इस्टेट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है इंडिया में, तो जो रियल इस्टेट कंपनियां वो लोन ले रही हैं काफ़ी सारी, तो उनमें इन्वेस्टमेंट अगर करा जाए तो मे बी पॉसिबल कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो रीट्स हो गई, उनमें से एक कंपनी है टार्क, इसमें मैंने बहुत पहले का इन्वेस्ट किया हुआ था और अच्छे पैसे भी बनाए इसमें, अच्छा रिटर्न मिला मुझे इसमें। और इसके अलावा हमारे पास हो सकती है आईटी सर्विसेज हो सकती हैं, क्योंकि वो ग्लोबली डिमांड ड्रिवन होती हैं। और गोल्ड हो सकता है ऑप्शन, गोल्ड के ETF हो सकते हैं, इवन इंटरनेशनल फंड्स हो सकते हैं ना। एक मैंने वीडियो बनाया इंटरनेशनल फंड के ऊपर, जिसमें हम किसी भी अगर ब्रोकर के थ्रू या ऐप के थ्रू, जिसके थ्रू भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स कौन सा अवेलेबल हैं। नेस्डेक के फंड जो US के टेक्निकल क्या बोलते हैं इंडेक्स है, वो उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया था, उसमें भी अच्छे पैसे बने। तो ये सब हम उसमें ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, तो हम अपने फ़ंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रैदर देन जो ट्रेडिशनली हम कर रहे थे, हमें थोड़ा सा डाइवर्ट होने की भी ज़रूरत हो सकता है कि आने वाले टाइम में पड़े, है ना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।